हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल मिस्टर मैथमेटिकल पे। मैट्रिक्स क्लास 12 चल रहा है हमारा। आज हमारी 4th क्लास है। इससे पहले मैं 3 क्लासेस करा चुका हूँ और 3 क्लासेस में मैंने आपको एक्सरसाइज 3.1 करा दिया है और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट, और एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 18 तक हम कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 19 आप पढ़ लीजिए। देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 19 आपकी वर्ड प्रॉब्लम है। मैट्रिक्स की वर्ड प्रॉब्लम है। क्या वर्ड प्रॉब्लम क्या कह रही है? क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ये कह रही है वर्ड प्रॉब्लम कि 30,000 रुपीज इन्वेस्ट करने हैं दो टाइप के बॉन्ड में, बॉन्ड 1 बॉन्ड 2। ठीक है, एक बॉन्ड पे आपको 5% का इंटरेस्ट मिल रहा है, एक बॉन्ड पे आपको 7% का इंटरेस्ट मिल रहा है। और पहला पार्ट दिया हुआ है, अगर आपको टोटल इंटरेस्ट 1800 रुपए मिल रहा है तो आप ये बताओ कि पहले बॉन्ड में कितना पैसा इन्वेस्ट किया और दूसरे बॉन्ड में कितना पैसा इन्वेस्ट किया। सेकंड कह रहा है, अगर आपने टोटल इंटरेस्ट जो आपको मिला वो 2000 रुपए मिला, तब फर्स्ट बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट किया होगा और सेकंड बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट किया होगा। तो स्टार्ट करते हैं 19th क्वेश्चन। हम मान के चल लेते हैं इन्वेस्टमेंट जो हुई हमारी पहले बॉन्ड में वो x रुपीज हुई, तो सेकंड बॉन्ड में हमारी कितनी इन्वेस्टमेंट होगी? 30,000 माइनस x। एग्रीड? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिला आपको पहले बॉन्ड पे वो 5% का मिला, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेकंड बॉन्ड पे कितने का मिला? 7% का मिला। अब एक छोटी सी बात समझो कि अगर आपने 1,000 रुपए इन्वेस्ट किया है और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, आपको 5% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो 5% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से हम देखें तो हमारा 1,000 रुपए पे कितना हो गया? 50 रुपीज हो गया। तो जब आप इंटरेस्ट को, परसेंट को प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई करते हैं, अमाउंट इन्वेस्टेड से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास इंटरेस्ट अमाउंट आ जाता है ना, परसेंटेज को। तो यहाँ पे इंटरेस्ट अमाउंट आ जाता है। इसका मतलब इसमें भी यही करना पड़ेगा, हमें एक मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा इंटरेस्ट का, एक मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा आपको अमाउंट का, और उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके किसके इक्वल रखना पड़ेगा? 1800 के इक्वल रखना पड़ेगा, क्योंकि वो इंटरेस्ट दिया हो मुझे। तो पहले पार्ट में देखते हैं टोटल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है। टोटल इंटरेस्ट 1800, ठीक है, ये मुझे 1800 दिया। और टोटल इंटरेस्ट आएगा कैसे? एक मैट्रिक्स बना लो इनकम का, इन्वेस्टमेंट का। अब आपके ऊपर है, आपके पास दो एलिमेंट है, या तो दो एलिमेंट को आप एक रो दो कॉलम में कर दो या दो रो एक कॉलम में कर दो, जैसे करना चाहो वैसे कर दो। मान लो आपने एक एलिमेंट को कर दिया दो रो, एक रो दो कॉलम में, ये x हो गया, ये कितना हो गया? 30,000 माइनस x। तो एक रो दो कॉलम में। बस इतना ध्यान रखना, जो आप बी मैट्रिक्स बनाओगे इंटरेस्ट का, वो एक रो दो कॉलम का मत बनाना, उसको उल्टा कर देना, उसको दो रो एक कॉलम का बना देना। तो दो रो एक कॉलम क्यों बनाए? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होती है जब ये ऑर्डर इक्वल होते हैं, इसका कॉलम और इसकी रो इक्वल होते हैं। हाँ जी, इक्वल। तो आपने क्या किया? ए को बी से मल्टीप्लाई कर दिया। ए कितना है? x, 30,000 माइनस x, एक रो दो कॉलम। बी कितना है? 5% और 7%, दो रो एक कॉलम। तो आंसर कितना आएगा? एक रो एक कॉलम, क्योंकि ऑर्डर मैच कर गया, इसका कॉलम और इसकी रो मैच कर गए, तो आंसर आएगा एक रो एक कॉलम। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। तो आपने जब मल्टीप्लिकेशन करी तो आपका ए बी जो आंसर आया वो क्या आया? एक ही एलिमेंट आएगा, एक रो एक कॉलम का मतलब एक सिंगल एलिमेंट आएगा। 5% ऑफ x यानी 5x बाय 100 प्लस 7% ऑफ दिस यानी 7 इंटू 30,000 माइनस x बाय 100। ठीक है, चलिए अगर मैं बोलूं प्रोडक्ट करके इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 1800, तो यहाँ पे लिख दिए 1800, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 100। ठीक है, अब ये लिख देंगे 5x, ये लिख देंगे 21, ठीक है, माइनस 7x, डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई, तो 180000, 5x में से 2x गया, 7x बचा, नहीं 5x में से 7x गया, 2x बचा। ये माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा और ये प्लस वाला इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 210000 180000, तो कितना बचा? 30000 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा? 15000, यानी 15,000।
तो इसका मतलब आपने पहले में कितना इन्वेस्टमेंट कर दी, 15,000 की इन्वेस्टमेंट कर दी। फर्स्ट बॉन्ड में आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, 15,000 की। अगर टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी 30,000 की है तो सेकंड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कितनी की हो जाएगी, 15,000 की हो जाएगी। एग्रीड। अब इसका सेकंड पार्ट भी सिमिलर है, बस जहाँ पे आपने 1800 रखा वहां 2000 रख लेना और उसके बाद सिंप्लीफाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसमें एक चीज देखना जरा, एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो अपना। अब जैसे मैंने मान लो ए मैट्रिक्स बनाया था 1 into 2 का, व्हाट इफ अगर मैं ए मैट्रिक्स बनाता 2 into 1 का, ए मैट्रिक्स बनाता 2 into 1 का, तो मुझे बी मैट्रिक्स क्या बनाना पड़ता, 1 into 2 का। एग्रीड, 1 into 2 का बी मैट्रिक्स, क्योंकि उसका उल्टा बनेगा। अब अगर मैं बी मैट्रिक्स 1 into 2 का बनाता हूं तो ये बात ध्यान रखना, आप उस टाइम ए into बी नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि आप ए को बी से मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लीकेशन तो पॉसिबल है लेकिन 2 रो 2 कॉलम का मैट्रिक्स बन जाएगा। तो इससे अच्छा आप क्या करेंगे, या तो आप ए मैट्रिक्स बनाओ 1 into 2 का, बी मैट्रिक्स बनाओ 2 into 1 का। और अगर आप ऐसे नहीं करते, ऑर्डर चेंज कर देते हो, तो आप ए बी मत फाइंड करना, फिर आप क्या फाइंड करना, बी ए फाइंड करना। क्यों, क्योंकि बी को ए से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लीकेशन भी पॉसिबल है और प्रोडक्ट भी आपका जो आएगा 1 into 1 का आएगा, क्योंकि आपको एक ही एलिमेंट चाहिए, x की सिंगल वैल्यू आएगी, इसलिए 1 into 1 का होगा। बस इतना ध्यान रखना कि आपको उस टाइम ए बी नहीं करना, बी ए करना है। तो अगर आप बी ए कर लोगे तो उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, सेकेंड पार्ट सिमिलर है, आप लोग कर लेना। चलिए नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ लीजिए एक बार, क्वेश्चन आपके सामने। द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 dozen chemistry book, 8 dozen physics books, 10 dozen economic books. The selling price are rupees 80, rupees 60 and rupees 40 each. एक का सेलिंग प्राइस 80 है, एक का सेलिंग प्राइस 60 है, एक का सेलिंग प्राइस 40 है। फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव। देखो बेटा, अगर आप मार्केट से बुक लेने जाते हो तो यहां से आप समझ सकते हैं कि क्यों हमें मैट्रिक्स बना के मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत पड़ रही है। क्यों, आप मार्केट से बुक लेने जाओगे, आप उनसे वेराइटीज ऑफ बुक्स लोगे तो वो आपको एक टोटल अमाउंट बता देगा मल्टीप्लाई करके कि भाई आपने कितनी बुक ली और एक का प्राइस क्या था, तो आपको टोटल अमाउंट बता देगा। तो जब आपको टोटल अमाउंट बता देगा तो वो अमाउंट कैसे निकलेगा, अगर हम मैट्रिक्स की फॉर्म में बात करते हैं तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, ए मैट्रिक्स। अब आपको पता है कि यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स को आप 3 रो 1 कॉलम में भी लिख सकते हो, 1 रो 3 कॉलम में भी लिख सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, 3 एलिमेंट्स को 1 रो 3 कॉलम में लिख देता हूँ और वो ए मैट्रिक्स को मैं लेता हूँ क्वांटिटी के हिसाब से। 10 डजन का मतलब 120, कन्वर्ट करना जरूरी है। 10 डजन का मतलब 120, 8 डजन का मतलब 96 और 10 डजन का मतलब फिर से 120। तो इसका मतलब 120 आपके पास केमिस्ट्री की बुक्स हैं, 196 आपके पास फिजिक्स की बुक्स हैं और 120 आपके पास इकोनॉमिक्स की बुक्स हैं। बी मैट्रिक्स जो हम बनाएंगे वो उल्टा बनाएंगे, ये 1 into 3 का बनाया तो वो 3 into 1 का बनाएंगे। 3 into 1 में इसमें हर एक का प्राइस 80 रुपीज है, अगले में 60 रुपीज है और उससे अगले में 40 रुपीज है। ठीक है, तो ये आपके पास एक और मैट्रिक्स बन गया, प्राइस का मैट्रिक्स, रुपीज वाला मैट्रिक्स। बस अब आपको क्या निकालना है, ये निकालना है कि कितने टोटल अमाउंट दिया। तो टोटल अमाउंट किसके इक्वल होगा, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ ईच। 120, 96, 120, 80, 60, 40। कितनी रो है, 3 रो 1 कॉलम, 1 रो 3 कॉलम। अब तुम्हें पता है कि एलिमेंट 1 आएगा, 1 रो 1 कॉलम का मैट्रिक्स बनेगा। बस अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन कर देनी है, सिंपल सी। ठीक है, बस मल्टीप्लिकेशन करके जो आंसर आएगा 1 रो 1 कॉलम का, पहली रो पहला कॉलम, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, इसको इससे। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसका फाइनल आंसर निकालिए, नोट कर लीजिए। ये आपका फाइनल आंसर है, नोट कर लीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है,
XYZ WP का ऑर्डर दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22 दोनों आपके MCQ टाइप है। एक बार क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए। X का ऑर्डर दिया हुआ है, Y का ऑर्डर दिया हुआ है, Z का ऑर्डर दिया हुआ है, W का ऑर्डर दिया हुआ है, P का ऑर्डर दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन नंबर 21 आपको बोल रहा है कि PY प्लस WY डिफाइंड है, यानी कि PY प्लस WY पॉसिबल कब होगा। और क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है N इज इक्वल टू P ऑर्डर ऑफ 7x माइनस 5z इज। चलिए देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आप एक काम करो कि ये डिफाइंड है तो आपको कंडीशन बतानी है। 4 ऑप्शन दिए, देखते हैं कैसे होगा। P के लिए मैट्रिक्स बताओ क्या है, P इंटू के। Y के लिए बताओ क्या है, 3 इंटू के प्लस। W के लिए बताओ क्या है, N इंटू 3 ऑर्डर। और Y के लिए बताओ क्या है, 3 इंटू के। तो एक चीज मुझे समझ आई कि अगर मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है तो ये कॉलम ये रो इक्वल होंगे, यानी कि k इज इक्वल टू 3। पहली कंडीशन ये आ गई यहां से, ठीक है, k इज इक्वल टू 3। चलिए जी, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अगर आप P और Y को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट विल बी P इंटू के, रिजल्ट विल बी P इंटू के। ऐसे ही आप इधर देखो 3 3 के इक्वल है, बिल्कुल सही है। अगर आप W और Y को मल्टीप्लाई करोगे रिजल्ट विल बी N इंटू के। लॉजिक क्लियर हुआ। तो हमें यहां से पता चला सबसे पहले k की वैल्यू 3 है। सेकंड देखो, एडिशन तभी पॉसिबल होगा जब इसका रो इसके रो के इक्वल होगा, इसका कॉलम इसके कॉलम के इक्वल होगा। तो कॉलम कॉलम तो इक्वल है लेकिन रो इक्वल करने पड़ेंगे, क्योंकि बोला है डिफाइंड है। तो डिफाइंड है इसका मतलब P किसके इक्वल हो गया, N के इक्वल हो गया। तो आपके पास कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें P N के इक्वल हो और K 3 के इक्वल हो। देख लो एक बार बुक में। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, P N के इक्वल है और K 3 के इक्वल। तो ए ऑप्शन सही हो गया आपका। इसी के बाद क्वेश्चन नंबर 22 भी एक बार देख लो, दोनों साथ में नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है, N P के इक्वल है ऑर्डर ऑफ 7x माइनस 5z। तो देख लेते हैं, पहले 7x का ऑर्डर लिख लेते हैं। कितना ऑर्डर है, 2 इंटू एन। 5z का ऑर्डर लिख लेते हैं, कितना है, 2 इंटू पी। 2 इंटू एन है और 2 इंटू पी है, ये वाला स्टेप हो गया। अब देखो भाई, सब्ट्रैक्शन तो तभी पॉसिबल होगी जब इसका रो इसकी रो के इक्वल होगी और इसकी कॉलम के इक्वल होगी। तो इससे क्या पता चला, वी कंक्लूड दैट n इज इक्वल टू पी। अगर n p के इक्वल है और हम इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपके पास जो मैट्रिक्स बन के आएगा वो बन के आएगा 7x माइनस 5z वाला मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या होगा, या तो इसका ऑर्डर 2 इंटू एन होगा या इसका ऑर्डर 2 इंटू पी होगा, क्योंकि जब सब्ट्रैक्शन करते हैं एडिशन करते हैं तो ऑर्डर विल रिमेन द सेम। ठीक है, जो ऑर्डर यहाँ पे है वही ऑर्डर यहाँ पे रहेगा। अब यहाँ पे 2 बार ऑर्डर आ रहा है, 2 इंटू एन और 2 इंटू पी, और क्वेश्चन में कह रहा है एन और पी इक्वल है। तो या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा। ऑप्शन में से जोन सा एक आंसर दिया होगा उसको हम करेक्ट कर देंगे। देखिए जरा कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ, 2 इंटू एन, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यानी इसका आंसर हो गया बी। एनसीईआरटी की बुक में आपके दोनों क्वेश्चन दिए हुए हैं एमसीक्यू टाइप में, और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट होती है। नोट कर लीजिए। चलिए बच्चा, नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अभी तक हम एक्सरसाइज 3.2 के प्रीवियस सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं और एक्सरसाइज 3.2 तक हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया एनसीईआरटी की। अगर आपने एनसीईआरटी भी अच्छे से सॉल्व कर ली तो आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट वहीं से ही आते हैं, बस थोड़ा बहुत आपको चेंजेस नजर आएंगे आगे की बुक्स में। चलिए ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की बात करते हैं, तो क्या कॉन्सेप्ट होता है समझते हैं। देखिए आपको मान लो जैसे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3, तो आपने इसमें नोट किया 1 रो दे रखी है और 3 कॉलम दे रखा है, ये आपको मैट्रिक्स गिवन था। ठीक है, अगर आपने उसके ऊपर इस तरीके से साइन लगा दिया तो ये होता है ट्रांसपोज का। इसका मतलब क्या होता है कि आपने ट्रांसपोज कर दिया। अब ट्रांसपोज में होगा क्या, ऑर्डर चेंज हो जाएगा। ट्रांसपोज में क्या होगा, ऑर्डर चेंज हो जाएगा। ऑर्डर चेंज हो जाने का मतलब अभी कितना था 1 इंटू 3, अब हो जाएगा 3 इंटू 1। यानी कि ट्रांसपोज कभी भी करोगे तो रो कॉलम में बदल जाएगा, कॉलम रो में बदल जाएगी। तो सबसे पहले एक काम क्या करो, ऑर्डर चेंज कर लिया करो। 1 इंटू 3 का था 3 इंटू 1, पहले एलिमेंट यही आएगा। अब रो वाइज मत लिखना, कॉलम वाइज लिखना। तो ये आपने ट्रांसपोज कर दिया। ठीक है, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना कॉन्सेप्ट ये होता है। अब देखिए अगर मैं आपको बोलता हूं कि मान लो आपके पास एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स, वो है 2 रो 3 कॉलम का, 1 2 3 4 5 6, 2 रो 3 कॉलम।
आपको इसका ट्रांसपोज करना है, तो ट्रांसपोज करने के लिए क्या करोगे आप, 3 रो 2 कॉलम, ऑर्डर चेंज हो जाएगा, तो रो विल बिकम कॉलम एंड कॉलम विल बिकम रो। तो ये बन जाएगा 1 2 3, पहली रो बन गई पहला कॉलम, दूसरी रो बन गई दूसरा कॉलम, 4 5 6, 2 कॉलम 3 रो। तो ये आपका ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट होता है। कुछ नहीं करना होता, रो को बदल देना है कॉलम में और कॉलम को बदल देता है रो। नोट कर लीजिए। वही मैं अगर आपसे इनकी प्रॉपर्टीज की बात करूं, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, तो प्रॉपर्टीज ध्यान से समझिए कि अगर कभी भी आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हो और दोबारा से उसका ट्रांसपोज करते हो तो वापस से आपको वही मैट्रिक्स मिलता है, यानी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज गिव्स अ मैट्रिक्स। सेकेंड रिजल्ट, अगर आप ए प्लस बी दो मैट्रिक्स है उनका सम करके फिर ट्रांसपोज करते हो, या फिर ए का ट्रांसपोज करते हो प्लस बी का ट्रांसपोज करते हो, ये दोनों बातें भी सेम है। थर्ड चीज, अगर आप किसी स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हो मैट्रिक्स के साथ और उसका ट्रांसपोज करते हो तो वो किसके इक्वल हो सकता है, स्केलर का क्वांटिटी मल्टीप्लाई ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें पहले आप स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करोगे फिर उसका ट्रांसपोज करोगे, इसमें आप पहले ही ट्रांसपोज कर दोगे फिर स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना। ठीक है जी, चलिए इसके बाद अगर मैं आपसे बोलूं ए और बी दो प्रोडक्ट में है और इनका ट्रांसपोज करना है, तो ध्यान रखना पहले बी आएगा, बी का ट्रांसपोज फिर ए का ट्रांसपोज, ये याद रखना। ए और बी का अगर ट्रांसपोज है तो पहले बी का ट्रांसपोज होगा फिर ए का ट्रांसपोज, ये प्रोडक्ट में होता है, ऑर्डर चेंज हो जाता है, तो बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। ठीक है जी, ये 4 प्रॉपर्टीज है और लास्ट वाली इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज होता है। चलिए एक बार क्वेश्चन देखते हैं। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, वेरीफाई दैट ए बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई कर लेते हैं, पहले हम एलएचएस ले लेते हैं। तो एलएचएस में मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई किया गया है, तो ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई किया गया है, चेक कर लेते हैं है भी पॉसिबल या नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 रो 1 कॉलम ऑर्डर लिखना पड़ेगा, 1 रो 3 कॉलम, 1 रो 3 कॉलम। मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है लेकिन रिजल्ट विल बी 3 रो 3 कॉलम। देखो रिजल्ट क्या आएगा, 3 रो 3 कॉलम का, क्योंकि पहले वाले की रो होती है और लास्ट वाले का कॉलम होता है। तो पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम आ गया -2, पहली रो दूसरा कॉलम आ गया -6, पहली रो तीसरा कॉलम आ गया 12। नेक्स्ट 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 6 4 जा 24, फिर 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30। ए बी मैट्रिक्स आ गया, एग्रीड, ये आपके पास ए बी मैट्रिक्स आ गया 3 into 3 का। अब आपको क्या निकालना है, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले बी का ट्रांसपोज निकाल लीजिए, कैसे आएगा, बी का ट्रांसपोज में क्या होगा, जो आपके पास बी मैट्रिक्स है जिस ऑर्डर का है, 1 रो 3 कॉलम का है और ये 3 रो 1 कॉलम का, तो बी मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज हो जाएगा, 3 रो बन जाएगी और 1 कॉलम बन जाएगी, यानी 1 3 -2। और अगर आपको ए का ट्रांसपोज निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 1 रो बन जाएगी 3 कॉलम बन जाएगी, अभी 3 रो 1 कॉलम का है, फिर 1 रो 3 कॉलम हो जाएगी, -2 4 5। आपको क्या निकालना है आरएचएस में, बी डैश ए डैश, ये आपने एलएचएस में निकाल लिया। अब आरएचएस में क्या निकालना है, ठीक है, एलएचएस में आपने ए बी निकाल लिया। ठीक है, अब आरएचएस में आपको निकालना है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो बी का ट्रांसपोज अभी अभी आपने निकाला बच्चा, ये रहा 1 3 -6, ऑर्डर जरूर लिखना है, 3 रो 1 कॉलम, और ए का ट्रांसपोज -2 4 5, 1 रो 3 कॉलम। फिर वही वाली बात, मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आंसर क्या आएगा, रिजल्ट विल बी 3 रो 3 कॉलम, पहली रो पहला कॉलम कितना आएगा -2, पहली रो दूसरा कॉलम कितना आएगा 4, पहली रो तीसरा कॉलम कितना आएगा 5। ठीक है, नेक्स्ट पहली रो पहला कॉलम -2, पहली रो दूसरा कॉलम 4, पहली रो तीसरा कॉलम 5। बी मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज कर दिया था, नहीं ए मैट्रिक्स का, अच्छा ए मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज नहीं किया, कहाँ गलती कर दी, ए का ट्रांसपोज। ठीक है, सही तो है, -2 4 5,
नेक्स्ट पहली रो दूसरा कॉलम, यानी 3 2 जा 3 4 जा 3 5 जा 15, 6 2 जा 12, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। ठीक है, तो अब अगर हम देखें मेरा ए बी मैट्रिक्स ये रहा, ए बी मैट्रिक्स ये रहा, और ये मेरा है बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स। लेकिन मैंने अभी आरएचएस निकाला है, ये मेरा आरएचएस आया है। मैं इसको इसके साथ कंपेयर नहीं कर सकता क्योंकि एलएचएस में ट्रांसपोज भी लगा हुआ है इसके प्रोडक्ट पे, तो मैं लूंगा एलएचएस और लिखूंगा ए बी का ट्रांसपोज। तो ए बी का ट्रांसपोज मतलब क्या होगा, रो विल बी चेंज इनटू कॉलम एंड कॉलम विल बी चेंज इनटू रो। तो -2 4 5 कॉलम वाइज नहीं लिखूंगा, मैं रो वाइज लिखूंगा, -2 4 5, -6 12 15, और 12 -24 -30। अब आंसर मैच करो, क्या दोनों आंसर सेम आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल सेम आ रहे हैं। तो देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए बच्चा, नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो हमारा टॉपिक है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होता है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और क्या प्रॉपर्टीज होती है, एक बार जरा डिस्कस कर लेते हैं। ये आपका टॉपिक है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, तो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में भी आपको ट्रांसपोज का यूज होता है। तो ट्रांसपोज का यूज कैसे होता है, आप एक मैट्रिक्स के ऊपर अगर ट्रांसपोज लगाते हैं तो उसके एलिमेंट अपनी पोजीशनिंग को चेंज कर लेते हैं, रो वाले कॉलम में बदल जाते हैं, कॉलम वाले रो में बदल जाते हैं। तो √3 2 कॉलम वाइज था, मैंने रो वाइज लिखना शुरू कर दिया। अगला 2 -1.5 -1, अगला 3 -1 1, ऑर्डर 3 × 3, ऑर्डर 3 × 3। अब मैंने एक चीज नोट करी कि जब मैंने इसका ट्रांसपोज किया तब भी मैट्रिक्स सेम आया, A = A का ट्रांसपोज। तो ऐसे मैट्रिक्स, ऐसी कंडीशन सिमेट्रिक के लिए लगती है। तो देयरफॉर A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो याद रखना कभी भी कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो और आंसर उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, आइए जरा सेम यही बात यहाँ पे भी करते हैं। आपने ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज करने पर आपने कॉलम वाइज की जगह रो वाइज लिखना शुरू कर दिया, 1 0 -3 -2 3 0। अब आपने एक चीज चेक करी कि भाई 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, -2, लेकिन जहां जहां आपका प्लस आ रहा है वहां माइनस आ रहा है, जहां माइनस है वहां प्लस है। क्या मतलब इसका, कि इन्होंने अपने साइन चेंज कर लिया एलिमेंट ने, ये माइनस था ये प्लस हो गया, प्लस था ये माइनस हो गया, ये प्लस था ये माइनस हो गया, माइनस था ये प्लस हो गया, और 0 डायगोनल में ही रहा। तो ऐसे मैट्रिक्स जिनके अंदर ये चेंज आता है तो उसे आप स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। देखिए कैसे होगा, ए का ट्रांसपोज, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लूं तो क्या मैं ये बात सही कह सकता हूं कि भाई इसके सारे के सारे साइन चेंज हो जाएंगे दोबारा से? अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लेता हूं या फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं, दोनों बातें सेम है। अब ये कौन सा मैट्रिक्स बन गया, देखो 0 1 -2 बन गया ये मैट्रिक्स। तो अगर A का ट्रांसपोज करने पर नेगेटिव ऑफ A के इक्वल आए तो ऐसी कंडीशन में देयरफॉर A इज स्क्यू सिमेट्रिक। A इज स्क्यू सिमेट्रिक। बोलो बात समझाई? दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में इतना ही है, स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में इतना तो है कि -A के इक्वल होता है। और चीज नोट करो, अगर आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में देख रहे हो तो जो इसे कहते हैं मेन डायगोनल, तो आप देख पा रहे हो, नोट करके हम इस बात को लिख भी लेंगे कि नोट में कि मेन डायगोनल जो होगा, मेन डायगोनल किसका, ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक, ऑलवेज 0 इज ऑलवेज 0, हमेशा क्या होगा, 0 होगा। जो मेन डायगोनल है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का वो 0 है। ये सेकंड बात आपको याद होनी चाहिए। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। पहली इंफॉर्मेशन तो यही कि ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर माइनस के बराबर आता है उस मैट्रिक्स। दूसरा, मेन डायगोनल 0। तीसरी बात,
अगर आप देख रहे हैं इसका एलिमेंट और इसका एलिमेंट, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, तो इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन साइन अलग अलग है। जैसे 1 है, ये 1 है, ये -1 है, ये 2 है, ये -2 है, ये -3, ये 3 है। तो इस तरीके से मैट्रिक्स पहचान होती है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, आपके एलिमेंट्स में मैग्नीट्यूड तो सेम होता है बट साइन अपोजिट होते हैं। लॉजिक क्लियर हो? एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये 2-3 बातें याद रखेंगे, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक और वो नोट वाली बात। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के ऊपर। ये क्वेश्चन कहता है कि आपको शो दैट इट इज सिमेट्रिक, यानी जो मैट्रिक्स आपको गिवन है ये सिमेट्रिक है। तो आप क्या करिए, सिंपल सी बात, ए का ट्रांसपोज कर दीजिए। ए का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, 1 -1 5, पहले कॉलम वाइज था, अब मैं उसको रो वाइज ले रहा हूँ, -1 2 1 5 1 3, ये आ गया आपके पास। एग्रीड? तो आपने नोट किया कि पहले भी आपके पास यही आ रहा था, अब भी आपके पास यही आ रहा है। तो आप सीधा बोल दोगे A = A का ट्रांसपोज, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया? नहीं, क्योंकि यहां पे उसने वर्ड बोल दिया शो दैट, शो करना है आपको। तो शो करने का मतलब तो क्या होता है कि आपको प्रोसेस लगाना पड़ेगा। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया ना कि A का ट्रांसपोज A के इक्वल तो सिमेट्रिक, A का ट्रांसपोज -A के इक्वल तो स्क्यू सिमेट्रिक। तो आप क्या करिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड कर दिया, 1 + 1 2, -1 -1 -2, 5 + 5 10, -1 -1 -2, 2 + 2 4, 1 + 1 2, 5 + 5 10, 1 + 1 2, 3 + 3 6, ठीक है जी। और किससे डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। किससे डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 1 - 5 -1 2 1 5 1 3। तो नोट किया आपने कि जब आपने हाफ ऑफ A + A का ट्रांसपोज किया तो वो किसके इक्वल आ गया, A मैट्रिक्स के इक्वल आ गया, ठीक है, हाफ ऑफ A। तो शो दैट में हमेशा आप ये प्रोसेस लगाएंगे कि हाफ ऑफ A + A का ट्रांसपोज A के इक्वल। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर आप हाफ ऑफ A + A का ट्रांसपोज A के इक्वल है तो A सिमेट्रिक हो जाएगा। A कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। और वही हाफ ऑफ A - A का ट्रांसपोज इक्वल्स टू है तो A आपका स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। तो हाफ ऑफ A + A का ट्रांसपोज करने पर अगर A मैट्रिक्स ही आ रहा है तो आपका A कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। और अगर हाफ ऑफ A - A का ट्रांसपोज करने पर A ही मिल रहा है तो A कैसा हो जाएगा, आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। बात समझ आई? चलिए नोट कर लीजिए। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक्सप्रेस दिस मैट्रिक्स एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी इस मैट्रिक्स को आपको एक्सप्रेस करना है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में, ठीक है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रांसपोज कर दो। अब ट्रांसपोज करेंगे तो वही रो कॉलम में, कॉलम रो में, 3 - 2 -4 4 -3। अब क्या आप इसको देख के पता लगा पा रहे हैं कि ये सिमेट्रिक है स्क्यू? पिछले वाले में तो पता लगा रहे थे, इसमें तो आप इसको देख के पता ही नहीं लगा सकते कि ये सिमेट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक है। तो आपको क्या करना है, वही वाला फॉर्मूला कि एक मैट्रिक्स निकालना है हाफ ऑफ B + B का ट्रांसपोज, यानी दोनों को ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। इसको मान लो ये P मैट्रिक्स है, ठीक है, हाफ ऑफ B + B का ट्रांसपोज, B + B का ट्रांसपोज मतलब 2 + 2 4, -2 - 1 -3, -4 + 1 -3, -1 - 2 -3, 3 + 3 6, 4 - 2 6, 1 - 4 -3, -2 + 4 2,
-3 -3 ठीक है। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ये आ गया 2 -3/2 -3/2 -3/2 3 3 -3/2 1 -3। तो ये आपके पास P मैट्रिक्स आ गया, ठीक है जी। अब इसका ट्रांसपोज कर दो। अब जैसे ही तुम इसका ट्रांसपोज करोगे, द रो विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉलम एंड कॉलम विल बी कन्वर्टेड इनटू रो। 2 -3/2 -3/2 -3/2 3 1 -3/2 3 -3। चेक कर लो भाई, बिल्कुल सेम आ रहा है। तो P का ट्रांसपोज किसके इक्वल हो गया? P के इक्वल हो गया। तो अगर P का ट्रांसपोज इक्वल हो गया P के, तो P का ट्रांसपोज इज इक्वल टू P, तो देयरफॉर P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। P आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या करेंगे, Q इक्वल टू हाफ ऑफ B माइनस B का ट्रांसपोज। हाफ तो बाहर लिख देंगे, B माइनस B का ट्रांसपोज करेंगे। कैसे होगा B माइनस B का ट्रांसपोज? इन दोनों को माइनस कर देना है। तो 2 - 2 0 -2 माइनस माइनस प्लस, तो -2 + 1 -1 -4 -1 -5 -1 + 2 1 3 - 3 0 4 माइनस माइनस प्लस 4 + 2 6 1 माइनस माइनस प्लस 5 आएगा, -2 -4 कितना आएगा? -6 -3 माइनस माइनस प्लस तो 0। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 0 -1/2 -5/2 1/2 0 3 5/2 -3 0। ये आपका Q मैट्रिक्स हो गया। इसका आपने ट्रांसपोज किया, तो ट्रांसपोज किया तो 0 1/2 5/2 -1/2 0 -3 -5/2 3 0। ध्यान से देखो बिल्कुल सेम है, बस साइन अपोजिट है। तो आप क्या बोल दोगे? Q का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस। तो देयरफॉर Q इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक। आई बात समझ नहीं आई? वो क्या कह रहा है? एक्सप्रेस द मैट्रिक, इस मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक कर दो। तो P क्या है? सिमेट्रिक। Q क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक। P कौन सा है? ये वाला 2 -3/2 -3/2 -3/2 3 1 -3/2 3 -3। Q क्या है? दूसरे वाला मैट्रिक्स ये रहा, ये Q है, ये वाला 0 -1/2 -5/2 1/2 0 3 5/2 -3 0। ये आपका P + Q हो गया। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे और ये चेक करेंगे कि हमारा इन दोनों का सम इस मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है तो एक्सप्रेस कर दिया, और अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब एक्सप्रेस नहीं हुआ, कहीं ना कहीं कोई गलती होगी। हमेशा एक्सप्रेस हो जाएगा, मतलब इनका सम करोगे तो उसके बराबर आ जाएगा। चलिए 2 + 0 कितना हो गया? 2 -3/2 -1/2 ये हो गया -4/2 यानी -2 -3/2 -5/2 -8/2 -4 -3/2 + 1/2 -2/2 तो ये आ गया -1, क्योंकि -3 + 1 कितना होता है? -2 और -2 को 2 से डिवाइड किया। 3 + 0 3 1 + 3 4 -3 + 5 1 3 -3 0 -3 0 -3। चेक करो 2 -2 -4 -1 3 4 1 ये -2 आएगा। यहाँ पे कुछ दिक्कत है कहीं पे, ये आ गया -3, ये आ गया आपके पास 3 3 3 3 -3/2 3 -3 3 ठीक है। ये आ गया -3 3 -3 0। आपका आंसर आना चाहिए -2। कहीं दिक्कत है, एलिमेंट में दिक्कत है कहीं। B + B का ट्रांसपोज 4 - 2, अच्छा 4 - 2 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, 2/2 1 आएगा, ये हो गया 1। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये आएगा 1, ठीक है, ये 1 आएगा। अब P का ट्रांसपोज P मैट्रिक्स P में 1 आ जाएगा, ठीक है। 2 -3/2 -3/2 3 1, हाँ ये 1 आ जाएगा। तो 1 - 3 कितना हो गया? -2। लो जी मैच कर गया, विच इज इक्वल टू B। Hence, to show that matrix as a sum of symmetric and skew symmetric matrix, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए बच्चा, आज के लिए इतना ही।
ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, आगे कंटिन्यू रखेंगे कॉन्सेप्ट और उसके साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए बच्चा, बाय बाय, टेक केयर।